ध्यान से सुनना दोबारा, ठीक है, फटाफट से। अगर डाइजेशन से पहले का अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं अभी भी बैठा हूँ, जल्दी। एक स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। और कुछ तो नहीं पूछना ना? नहीं भैया। ठीक है, देखो फिर देखो, स्टोमेटा के लिए क्या बताया था गया था? स्टोमेटा सिंपल सा लॉजिक, गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। एक सेकंड में मार कर, ठीक है। स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। हमारे पास दो सिस्टम है सिंपल से लॉजिक के, ठीक है। पहले म्यूट करो अपने आप को सारे यार, मैं कर देता हूँ, ठीक है। सुनना, स्टोमेटा क्या कैसे काम करता है, सिंपल सा लॉजिक था। स्टोमेटा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, मतलब प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने में काम आता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये और ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ये हैंग हो रही है, ठीक है। एक सेकंड, ये समझ में आया मैंने क्या बोला यार? ये मेरा ये चल नहीं रहा आज शायद, इसलिए शायद दिक्कत कर रहा है। मैं एक सेकंड इसको दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। देखना, ये स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा किस तरीके से काम करता है, जब ये ओपन होता है तो इसके अंदर गैस एक्सचेंज चलता है इस वाले पॉइंट से, और जब ये ओपन नहीं होता तो गैस एक्सचेंज नहीं चलता, ठीक है। भैया मैं ज्वाइन कर दूँ बट हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा यार, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। ये दो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर पानी जब भरता है, याद रखना, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो गार्ड सेल्स पानी भरने से क्या करते हैं, स्वेल करते हैं, और स्वेल करने पे ऊपर होते हैं, और जैसे ही ओपन होते हैं तो इसके अंदर से गैस एक्सचेंज चालू हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इन गार्ड सेल्स से पानी लॉस होता है, याद रखना मैंने पहले बताया था कि जब इनमें से पानी चले जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है कि पानी लॉस नहीं होता, पानी क्या वो क्या नाम है, पानी जाता नहीं है, पानी लॉस होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, इसमें सनलाइट क्या करती है, पानी को इवेपोरेट करा देती है। फिर गार्ड सेल्स में पानी चला गया, जब ये पानी चले जाता है श्रिंक करते हैं और ये श्रिंक करना चालू कर जाता है और बंद हो जाता है और गैस एक्सचेंज रुक जाता है। फिर दोबारा नीचे से पानी आएगा, फिर दोबारा स्वेल करेंगे और फिर दोबारा ओपन हो जाएंगे, फिर पानी इवेपोरेट हो जाएगा, फिर ये श्रिंक करेंगे और ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ओपन क्लोज ये काम चलता रहता है। समझाया मैंने क्या बोला? ये जो गार्ड सेल्स थे इनके साइड में क्या थे, सब्सिडरी सेल्स थे। सब्सिडरी सेल्स क्या करते हैं, इनको मदद करते हैं पानी पहुंचाने में और इनको ग्रीन रखने में, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग में मदद करते हैं, वो जो ग्रीन पार्ट होते हैं। खत्म, ये था, ठीक है। अगर एक ओपन है तो यहाँ से गैस एक्सचेंज चलेगा, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटा है ये पूरा, ठीक है। स्टोमेटा के अंदर जो पोर चल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटल पोर। मैं बता देता हूँ, मान लो ये पूरा स्टोमेटा है, ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर जो ये होल है इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं, यहीं से गैस एक्सचेंज चलता है, ठीक है। यहाँ तक उसका सुनना। अब हम आते हैं डाइजेशन पे। डाइजेशन में दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने यार वैसे तुम्हारे लिए बनाया तो था, पता नहीं मेरे दिखेगा कि नहीं, शायद होगा मेरे पास। ये आज ऐप कुछ ज्यादा ही हैंग कर रही है, एक सेकंड रुको, मेरे पास पड़ा होगा वो, शायद मैंने किसी को भेजा तो था यार। एक सेकंड रुको, इधर देखना, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखना जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? हाँ भैया। ठीक है ठीक है, हाँ भैया दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे फूड एंटर्स माउथ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, अगर इसमें चलेगा तो, वैसे इसमें शायद मार्केट चलेगा नहीं, ठीक है, चल रहा है वैसे, ठीक है। सबसे पहले माउथ से फूड एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद च्यू करने के लिए टीथ के पास जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा के पास कौन से ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। मैंने देखो इसके अंदर वो यूज करे हुए अलग तरीके के, क्या नाम है, कलर्स, ठीक है। जो रेड कलर का है वो ग्लैंड है और जो ब्लू कलर से डिनोटेड है वो एंजाइम है, ठीक है। सबसे पहले सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले माउथ से खाना एंटर करता है, माउथ से खाना एंटर करने के बाद क्या करता है, वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है।
ट्रांसपोर्ट होने के बाद पाथवे स्मूथ होता है, उसमें से मैं लिख के दिखा देता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और तुम एक तो धीरे धीरे आ रहे हो ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, क्लास स्टार्ट होते आ जाए करो यार, ठीक है। सुनो, सबसे पहले सुनना, सबसे पहले माउथ से खाना एंटर करता है, ठीक है। माउथ से खाना एंटर करने के बाद क्या करते हैं हम, उसको पहले ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये माउथ से खाना एंटर करा, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, वो चीरो निकला जाता है तीत के पास, तीत से फूड पाइप के पास जाता है। फूड पाइप जब माउथ में होता है, माउथ में क्या होता है, उसके पास सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा के दो काम है, तो रास्ता स्मूथ करना और दूसरा उसके साथ सलाइवरी माइलेज नाम का एंजाइम मिक्स कराना। अब सुनना जरा ध्यान से, हमारी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है बायोकैटलिस्ट, मतलब बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है बायोकैटलिस्ट, ठीक है। अब बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा तुम्हें याद होगा कैटलिस्ट का मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। फर्स्ट चैप्टर में कैटलिस्ट का मतलब था कि एक कंपाउंड जो रिएक्शन को तेज करता है, मतलब अगर मान लो कोई रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होने वाली है तो वो रिएक्शन उसको 10 मिनट में कंप्लीट करा देता है, ठीक है। अब बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि वैसी कोई चीज अगर हमारी बॉडी में, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई एक ऐसी चीज जो रिएक्शन को तेज करा देती है लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसीलिए वर्ड लग जाता है बायोकैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट तो पूरा बोलते नहीं है, इसलिए एक नाम निकल कर आया इसी में से, एंजाइम। तो हम एंजाइम क्या होता है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम निकल रहा है, वो शुगर को तोड़ने में ही मदद करता है। शुगर टूटता लेकिन टाइम लगाता, लेकिन जैसे सलाइवरी अमाइलेज आया तो वो काम जल्दी जल्दी चलने लगा। खाना पहुंचा फूड पाइप के पास, फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई और वो खाना पहुंच गया स्टमक के पास। स्टमक के पास था क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन किस लिए आया, ताकि प्रोटीन को तोड़ सके। HCl इसलिए आया ताकि इसकी मदद कर सके, और HCl किस लिए आया, इससे बचा सके। HCl खतरनाक होता है, उससे बचा सके। अब जो खाना है वो एसिडिक मीडियम का है, खाना जो एसिडिक मीडियम का वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे तुम्हें याद होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जैसे खाना पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 जगह से सिक्रीशन आता है। कहाँ कहाँ से, एक आता है लीवर से, एक आता है पेनक्रियास से, और एक आता है खुद का इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से खुद का। लीवर से जो बाइल जूस आता है उसके 2 काम है। एक तो ये क्या करता है, बेसिक मीडियम बनाता है, क्योंकि अभी भी जो खाना आया है वो HCl की वजह से, इस वाले HCl की वजह से क्या है, एसिडिक है। तो ये क्या नाम करता है, बेसिक मीडियम बनाता है। बेसिक मीडियम का मतलब एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। पेनक्रियास के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ध्यान से नाम याद रखना, ट्रिप्सिन। पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कल ही बताया था, ठीक है। पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो मेन एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, फाइनली फैट को तोड़ देता है, मतलब जो फाइनली फैट को तोड़ने में मदद करता है वो क्या है, ट्रिप्सिन है। ये फाइनली पूरी तरह से ब्रेक हो गया, बचा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में से क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, इन दोनों की हेल्प करता है। ये सारे के जब अटैक कर देते हैं, तब मैंने तुम्हें बताया था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने लग जाते हैं। कैसे टूटते हैं और किसमें टूटते हैं, अब यहाँ से मैं आगे बताऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं पूछना ना किसी को। भैया बेसिक मीडियम का क्या बताया था आपने, क्या करता था बेसिक मीडियम? बेसिक मीडियम का मतलब होता है, देखो 2 चीजें होती है ना हमारे पास, एसिड और बेस, ठीक है। एसिडिक मीडियम चलते हुए आ रहा था। एसिडिक मीडियम क्यों चल रहा था, क्योंकि उसके साथ HCl मिक्स हो गया था, ठीक है। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तब भी HCl की वजह से वो एसिडिक ही है। लेकिन पेनक्रियाज ने बोला कि भाई मैं देख फैट को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या ट्रिप्सिन है। मैंने बोला भाई तोड़ दे फिर। तो उसने बोला पेनक्रियाज का, मैं कह रहा मेरे पास जो ट्रिप्सिन है ना वो तभी काम करेगा जब बेसिक मीडियम होगा। बेसिक मीडियम का मतलब बेस वाला मीडियम होगा। मैंने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अभी भी खाना जो है वो HCl की वजह से एसिडिक बनकर आया है। तो उसने बोला कि अब तुम्हारी सिरदर्दी है। तभी हमारी सिरदर्दी खत्म करने के लिए कौन आया, लीवर। लीवर ने बोला टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना। मैंने बोला तू क्या करेगा, उसने बोला देख मैं बहुत ज्यादा बेसिक हूँ, तो इसलिए HCl का असर खत्म करके वहां पे सारा जो मीडियम है वो बेसिक बना सकता हूँ। अच्छी बात है यार। तो कह रहा मैं साथ साथ में एक और काम कर दूंगा। मैंने बोला क्या करेगा, कह रहा ट्रिप्सिन फैट को तोड़ता है, उससे पहले मैं, जैसे मान लो एक बड़ा सा पत्थर है, उस बड़े से पत्थर को छोटे पत्थर में, मेरे को फाइनली मिट्टी बनानी है उससे, तो पहले बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में लाऊंगा, फिर तो मिट्टी बनेगी, ठीक है। तो सेम करा इसने भी। इसने क्या करा, फैट के बड़े से पत्थर को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद ट्रिप्सिन ने अपना फाइनल काम कर दिया, उसको रेत में, मतलब मिट्टी में बना दिया। संजय ने क्या बोला, ये तो ये काम था। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो और पूछ लो, अभी वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। भैया प्रोटीन को कौन तोड़ता है? प्रोटीन को कौन, अरे अभी आगे पढ़ रहा, बता रहा हूँ ना। प्रोटीन को यार यहाँ से पेप्सिन बताया नहीं था, कल ही बता दिया यार। तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, और HCl मदद करता है उसकी कि वो सही से प्रोटीन को तोड़ सके। समझाया मैंने कहा, देखो HCl के 2 काम है, सिंपल सा लॉजिक। HCl के 2 काम क्या है, एक तो HCl इसलिए आता है कि वो पेप्सिन की मदद कर सके,
दूसरा HCl का ये काम है कि हमने जो खाना खाया है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं खतरनाक, जो हमारे मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब कर सकते हैं। इसीलिए HCl क्या करता है, उन बैक्टीरिया को पे भी अटैक करके उनको वहीं पे मार देता है। तो HCl के दो काम है, एक तो वो क्या नाम है पेप्सिन की मदद कर रहा है कि वो सही से काम करे, और साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन जो भी अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया वायरस जो भी अंदर जा रहा है उसको खा मतलब उस पर अटैक करके उसको मार देता है। इससे दोनों चीजें, दोनों काम संभालता है वो। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनो। तो अब खाना कहाँ पर पहुंच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं दोबारा वो लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ से अब। ठीक है, खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से आया था बाइल जूस, ठीक है, पेनक्रियास से आया था पेनक्रियाटिक जूस, और साथ साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था इंटेस्टाइनल जूस। जैसे ये इंटेस्टाइनल जूस और ये तीनों अटैक करते हैं खाने के ऊपर, तो खाने के ऊपर जब अटैक करने पर एक सॉल्यूशन बनता है, उसको कहते हैं एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान से समझना, उसको क्या कहते हैं, एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। इसका नाम एमल्सिफाइड सॉल्यूशन क्यों रखा गया है, इसका सिंपल सा आंसर है, तुमने वो देखा होगा जब क्या नाम है मम्मी कपड़े धोती है तो पहले पानी के अंदर वो डाल देती है, सर्फ डालते हैं, ठीक है, तो सर्फ डालने पे झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है। तो झाग जैसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। तो एक वैसा ही सॉल्यूशन हमारे स्टमक मतलब हमारे पेनिस स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है जब ये तीनों चीजें अटैक कर देती है। मतलब ये कि जैसे ये तीनों चीजें अटैक करती है तो एक झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है जिसको कहते हैं एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। और उस एमल्सिफाइड सॉल्यूशन के अंदर सारी चीजें जो मतलब बड़ी बड़ी जो चीजें थी वो सारी चीजें ब्रेक डाउन हो जाती है। हमने एक बड़ा मॉलिक्यूल खाया था जिसका नाम था स्टार्च, ठीक है, स्टार्च फाइनली किस में टूट जाता है, स्टार्च फाइनली टूट जाता है, याद होगा तो मैंने बताया था इसको, शुगर के अंदर, सिंपल शुगर के अंदर। सिंपल शुगर क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, वो ग्लूकोज में टूट जाता है। दूसरी चीज, हमने प्रोटीन खाई थी, तो प्रोटीन भी उससे भी छोटा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन टूट जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है, किसके अंदर टूट जाता है, अमाइनो एसिड्स में। याद रखना, मतलब क्या नाम है, अमाइनो एसिड जब मिलते हैं ना तब वो प्रोटीन बनाते हैं। अब वो कितने अमाइनो एसिड बन रहे हैं तो कौन सा प्रोटीन बना रहे हैं ये डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंसुलिन है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है, इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो 52 प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मतलब अगर 52 अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे अलग अलग, 52 अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तब वो एक प्रोटीन बनाएंगे जिसका नाम होगा इंसुलिन। वैसे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के अमाउंट के अमाइनो एसिड्स लगते हैं। कोई प्रोटीन 100 अमाइनो एसिड से बनता है, कोई प्रोटीन 130 से बनता है, कोई जैसे मैंने बताया अभी 52 से बन रहा है, कोई 20 से भी बन जाता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल होता है इसीलिए हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए उसको तोड़ना पड़ा और टूटकर वो किस में निकला, अमाइनो एसिड में निकला। अब और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज अभी अभी हमने पढ़ी थी फैट, ठीक है, तो फैट में टूटता है। अब फैट क्या करता है, फैट किस में टूटता है, फैट दो चीजों में टूटता है, एक है फैटी एसिड और एक दूसरा है ग्लिसरॉल। तो ये दो चीजों में टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। याद रखना, ह्यूमंस जो खाना स्टोर करते हैं उसका नाम ग्लाइकोजन था, मैंने वहां पे भी बोला था कि एक नाम इससे मिलता जुलता आगे आएगा, ठीक है, वो ग्लाइकोजन था, ये ग्लिसरॉल है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो याद रखना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब खाने पर अटैक हो गया और खाने पर जैसे अटैक हुआ तो ये तीन चीजें जो बड़ी बड़ी थी वो इन तीन छोटी छोटी चीजों में टूट गई, जैसे चार है तो इन सब में टूट गई। अब ये सारी चीजें टूटकर कहाँ पे पड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है। इन सब चीजों की जरूरत स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी है भाई, इसकी जरूरत है बॉडी के अंदर, कि भैया बॉडी में पहुंचाओ इसको। अच्छा, मतलब बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा। अब बॉडी में ले जाने के लिए कौन आएगा, तो सुनना जरा ध्यान से, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। देखो ये यहाँ पर था स्टमक, स्टमक से आई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हें पता है बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड मैनर में होती है, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मैं इसको डबल बना देता हूँ क्योंकि ये पाइप की तरह काम करती है। तो यार पता नहीं मेरा आज ये अंडू वाला बटन नहीं चल रहा, ठीक है, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पर क्या होता है तुम्हें पता था, हमने पढ़ा था, क्या ना था, अपेंडिक्स था यहाँ पर, और ठीक है यहाँ से क्या बनती है, मैं इसको दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, यहाँ से बनती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से लेकर जाती है जितना भी सिक्रीशन होता है, यहाँ से लेकर जाती है और यहाँ से लेकर एक्सक्रीट आउट करने के लिए लेकर जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन का भी स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, यहाँ पर इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं एनस, ठीक है। इसकी बाद में बात करेंगे, सुनना। अब खाना कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि ये सारी जो चीजें टूट के पड़ी हुई है ना वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी हुई है। देखो याद रखना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोसेस होता है ना वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, जरूरी नहीं है उसको नीचे जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट होता है। अब पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे चीजें टूटती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे चीजें टूटते जाती है वैसे वैसे वो चीजें ट्रांसफर होती जाती है। अब होता क्या है, होता ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी वो होती है,
क्या नाम है, एक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो इसमें दोनों साइड निकली हुई होती है और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पार्ट में होती है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो मैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली नहीं दिखा रहा, लेकिन दोनों तरफ होती है। ये भैया दिखती कैसी है? तो देखो तुम्हें अभी ये ऐसी दिखाई दे रही है कि बाहर बाहर कुछ छोटे छोटे धागे से निकले हुए, लेकिन असलियत में कैसी होती है? असलियत में कुछ ऐसी दिखाई देती है। चलो मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, इधर देखना जरा ध्यान से। ये कुछ असलियत में ऐसी दिखाई देती है, ऐसे, ठीक है। मतलब ये जो पाइप है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, यही हाईली फोल्डेड होता है। ऐसा नहीं है उसके अंदर से कुछ पाइप निकल रही है, मतलब उसके अंदर से कुछ धागे निकल रहे हैं, वो खुद ही हाईली कॉइल्ड मैनर में होता है। आप खुद दिमाग लगाओ, एक पाइप ऐसा है और अगर पहले जैसा होता एक पाइप सिंपल ऐसा है, तो खुद दिमाग लगाओ कि बड़ा कौन सा होगा। ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको खोलोगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो भैया ये कॉइल्ड मैनर में क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, सिंपल आंसर ये है कि खुद सोचो, अगर ऐसी वाली अरेंजमेंट होती तो इसके अंदर से यहाँ से एब्जॉर्प्शन चलती, यहाँ से एब्जॉर्प्शन चलती, यहाँ से एब्जॉर्प्शन चलती, यहाँ से एब्जॉर्प्शन चलती, है कि नहीं? लेकिन अब जब हाईली कॉइल्ड है तो यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, मतलब बिल्कुल अंदर अंदर कोने से चलेगी, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक बारी में ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब की जा सकती है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा, अपने आप को हाईली कॉइल्ड मैनर में क्या कर दिया, अपने आप को अरेंज कर दिया, और हाईली कॉइल्ड मैनर में क्या करा, अपने आप को कन्वर्ट करना चालू कर दिया। तो अच्छा भैया, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए क्या नाम है, अपने आप को मतलब वो क्या नाम है, अपने आप को वो कन्वर्ट करा रही थी, या फिर अपने आप को मतलब क्या कहते हैं इसको, क्वाइल्ड मैनर में थी, ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके और ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर सके। बिल्कुल सही। अब सुनना जरा ध्यान से। खाना स्टमक से आया, ठीक है, यहाँ पे था हमारा स्टमक, ठीक है, स्टमक से खाना आया और स्टमक से खाना आते आते यहाँ पे टूटने लगा, और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते होते टूट जाता है वो। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ वो अंदर ये जो छोटी छोटी प्रोजेक्शन है, इनका नाम क्या रखा हुआ है, याद रखना, इनका नाम है विलाई, ठीक है, विलाई, ठीक है, VILLI। विलाई क्या होती है, पहले डेफिनेशन सुनना। विलाई का मतलब होता है द स्मॉल प्रोजेक्शंस, द स्मॉल प्रोजेक्शन, या फिर तुम सिंपल भाषा में बोल सकते हो द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। इससे फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट, जैसे टूट रहा है वैसे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किया जा सके। अब भैया ये ट्रांसपोर्ट कैसे कराती है बॉडी के अंदर? तो होता क्या है, देखो यार, विलाई के अंदर ना बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कोई खाना टूटता है और खाने में से जो भी काम की चीज निकलती है, कोई भी मॉलिक्यूल निकलता है, वो सीधा किसके पास पहुंचा दिया जाता है, विलाई के पास। और विलाई के पास है ब्लड सप्लाई, और विलाई क्या करता है, उस ब्लड को दे देता है, और ब्लड फ्लो होते समय पूरी बॉडी में सब कुछ न्यूट्रिएंट, सारा न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि भैया ये कि खाना टूटते हुए जाता है और एब्जॉर्ब होते हुए जाता है। बिल्कुल सर, खाना टूटता भी है और एब्जॉर्ब भी होता है। संध्या में निकला, और एब्जॉर्ब कौन करता है, विलाई। और विलाई के पास क्या है, स्मॉल, वो क्या नाम है, विलाई के पास क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता रहता है और ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो भैया कुछ अनडाइजेस्टेड चीजें भी बचती होगी। हाँ बिल्कुल, अनडाइजेस्टेड चीजें भी बचती है। वो क्या होती है, वो अनडाइजेस्टेड चीजें धीरे धीरे अपना अपना आगे आगे बढ़ती रहती है। मतलब काम की चीजें दीवारें एब्जॉर्ब करती हो जाएंगी जहाँ पे विलाई है, और वहां से देखो विलाई पूरे में होती है, मैंने कहीं कहीं पर दिखा के ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, आगे आगे ट्रांसपोर्ट होता रहता है। आगे आगे ट्रांसपोर्ट होने का मतलब वो कहाँ तक जाएगा, अब उसको जाना है लार्ज इंटेस्टाइन में। चलो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, पहले इसको समझो। दोबारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खाना स्टार्ट हुआ माउथ से, माउथ से खाना च्यू करा। सबको समझ में आ रहा है ना? मेरा फेस दिखाई दे रहा है या फिर मैं स्क्रीन पे आऊँ? दिखाई दे रहा है आपका फेस। चलो मैं दोबारा स्क्रीन पे आ जाओ भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, एक सेकंड, ठीक है। सुनो, मैं इसको पिन कर देता हूँ। कि सुनना, सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा। माउथ से खाना जब च्यू करा तो सबसे पहले तीत ने च्यू करा। च्यू करते समय हमने इसके सलाइवा मिक्स करा। सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड का होता है जीभ के नीचे होता है, टंग के, और जो चिक्स होते हैं मतलब हमारे जो गाल होते हैं उनके साइड में होता है, ठीक है। खाना च्यू करा, च्यू करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हुआ, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड था। सलाइवरी ग्लैंड क्या नाम है, सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा के अंदर बोलो। धीरे नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं मैडम, ये पिछली क्लास का चल रहा है ये सारा। अब इसको भी धीरे बोलूंगा तो बस, जिसका मतलब तुमने लास्ट क्लास का ना तुम पढ़ रहे हो क्लास में और ना ही तुम बैकअप ले रहे हो अपने आप, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सुनो अभी इधर, ठीक है। खाना मैं चलो धीरे बोल रहा हूँ फिर भी थोड़ा, ठीक है। खाना च्यू करा, ठीक है। खाना च्यू करने के बाद हमने क्या करा, सलाइवा मिक्स करा। सलाइवा के अंदर दो एंजाइम थे, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज था। सलाइवा के दो काम थे, तो रास्ता स्मूथ करना, उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को तोड़ता सिंपल शुगर्स में। उसका खाना फूड पाइप में आता है। फूड पाइप में क्या है, मेरिस्टेटिक मूवमेंट है, और वो जब ये मान लो पाइप है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पाइप है, ये क्या करता है, मूवमेंट दिखाता है, जैसे खाना धीरे धीरे नीचे जाता है ताकि ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। खाना यहाँ से कहाँ पे पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक याद रखना इधर की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी याद रखना, स्टमक बीच में नहीं होता,
ठीक है। स्टमक कहाँ पे, खाना कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक के पास पहुंच गया। स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने के लिए आया है, HCl पेप्सिन की मदद करने के लिए आया, और HCl इसलिए आया था कि वो इससे बचा सके। अब खाना बन गया है, पूरा मतलब टूटने चालू हो गया और खाने पे अटैक करना चालू हो गया, और खाना एसिडिक मीडियम हो चुका है। खाना ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन डाइजेशन जो चलता है, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया सबसे पहले पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक जूस। लेकिन पेनक्रियाटिक जूस ने चलेगा, अरे ये तो एसिडिक मीडियम है, उसने बोला भाई मुझे तो बेसिक मीडियम चाहिए, तो तभी आया लीवर। तो हम चलो लीवर से ये स्टार्ट करते हैं कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां पे आया सबसे पहले लीवर से बाइल जूस। लीवर से जो बाइल जूस आया उसने क्या करा, सबसे पहले बेसिक मीडियम बनाया और फैट के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना चालू करा। तभी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन आया था, ट्रिप्सिन ने भी अटैक कर दिया, और खाना बढ़ा हुआ इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों चीजें जब अटैक कर देती है खाने के ऊपर, पहले से सलाइवामाइलेस अटैक कर ही रहा है माउथ से, पेप्सिन ने स्टमक से स्टार्ट कर दिया था, और इन तीनों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक कर दिया। तो ये सारी चीजें जब अटैक कर देती है तो खाने के पास क्या बनता है, एक मल्सीफाइड सॉल्यूशन बनता है। मल्सीफाइड सॉल्यूशन बनता है, झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है, और उसके अंदर सारी जो बड़ी चीज होती है वो टूट जाती है। जैसे कि सबसे पहले बड़ी चीज है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, वो प्रोटीन खाया था, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद वो था स्टार्च था, वो सिंपल शुगर्स में टूट जाता है, और फैट था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ये तीनों चीजें टूट गई। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है, विलई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पूरी दीवार में फैली हुई है, वो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन चलती है। तो जैसी कोई चीज टूट रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो चीजें एब्जॉर्ब करती है, और उनके पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। जैसे उन्होंने कोई काम की चीज दी, ब्लड को दे दी, ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। समझ में आ गया, बॉडी का काम पूरा हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा अनडाइजेस्टेड फूड। वो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब दिमाग लगाना इसमें जरा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्प्शन चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हर एक चीज का एब्जॉर्प्शन चलता है, मतलब जो भी तुमने खाना खाया उसमें से प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट, फैट, जो भी चीजें काम की होगी, वो सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन चलेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है। उसके बाद सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में दिमाग में बिठा लो, सिर्फ एक चीज एब्जॉर्ब की जाती है, वो है वाटर। हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चाहती, हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी चीज वेस्ट हो, तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, छोटी से छोटी चीज भी वेस्ट से बचा लेती है, ठीक है। और हमारी बॉडी क्या करती है, जब जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो वो क्या करती है, उसमें से सारा पानी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछता है कि मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे चलता है, तो तुम बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तुमसे कोई पूछता है लार्ज इंटेस्टाइन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन चलता है, तो तुम बोलोगे सिर्फ वाटर का, ठीक है। उसका खाना कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन चलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर वो कहाँ पे पहुंच जाता है, एनस के पास, और एनस के पास पहुंचने के बाद सुबह हो जाती है, ठीक है। सुबह जाते हो ना, तो वो सुबह हो जाती है, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अंदर भी छोटी छोटी प्रोजेक्शन है, याद रखना, पूरी दीवार पे, ठीक है। ये नहीं है कि एक साइड है या फिर एक तरफ है, दोनों तरफ पूरी दीवार पे, यहाँ पर भी होती है, ठीक है, पूरे में होती है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सारी एब्जॉर्प्शन चलती है, और फिर खाना वो ट्रांसपोर्ट होते 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 कहाँ पे पहुंच जाता है, सीधा एनएस के पास पहुंच जाता है, और एनएस के पास पहुंच कर क्या होता है, सुबह। समझ में आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, मेरे को इसमें एक दो क्वेश्चंस बताने जो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ रहे ये जैसे इंटेस्टाइन में जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होती थी वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये है ना, ये बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है। अब सुनो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि जब फूड पाइप से, याद है, अब ये सब कुछ काम का नहीं है, अब मैं अगले उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुको, अभी हुआ क्या, अभी देखना हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब खाना माउथ से आता है, माउथ से क्या नाम है, स्मॉल क्या नाम है, स्टमक में आता है, तो फूड पाइप लेकर आती है, और फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अरे अच्छा कई सारे बच्चे इसको पेरिस्टाल्टिक के जगह पे पेरिस्टालिक बोल देते हैं, PERIS T8 क्या नाम है, टैलिक TALIC लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो TALTIC है वो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है, स्टमक से खाना कहाँ पर जाता है, जरा बताना मुझे, स्टमक से खाना कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। हाँ ठीक है।
स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब एक चीज याद रखना, अब मैं देखना याद रखना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ चीजें डिफाइन करने के लिए, और मतलब हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जितना मैंने बताया वो मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर की चीजें बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीजें, मतलब उसके अंदर और क्या क्या चीजें पढ़नी है। सुनना, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खाना जाता है ना, तो वहां पे एक मसल काम करती है। उस मसल का नाम क्या है, याद रखना है तुम्हें, उस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। ये मसल करती क्या है, स्फिंक्टर मसल का मतलब क्या है? स्फिंक्टर मसल का सिंपल सा एक मतलब है कि ये मसल रेगुलेट करती है खाने को, कि खाना वापस ना आ जाए। मतलब स्टमक से खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आज जा रहा है तो खाना वापस ना आ जाए, और साथ साथ में ये भी इंश्योर करती है कि जो खाना मूवमेंट कर रहा है वो ब्लॉकेज ना हो जाए उसकी, मतलब वो धीरे धीरे मसल्स क्या करते हैं, सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी, लेकिन यहाँ पे मसल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो वो भी क्या करती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है मसल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मसल्स होते हैं उनका नाम रख दिया स्फिंक्टर मसल। वो खाना धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजती है, जिससे ये खाना वापस ना आ जाए, और दूसरा खाना ब्लॉक ना हो जाए। सेम स्फिंक्टर मसल्स इंश्योर करती है जब खाना एक्सक्रीट आउट होता है एनस से। एनस से जब खाना एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, तो उस टाइम भी कौन मदद करती है, स्फिंक्टर मसल्स ही रेगुलेट करती है। याद रखना इस चीज, ठीक है, कि रेगुलेटेड मैनर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर भी कौन सी मसल्स मदद करती है, स्फिंक्टर मसल्स मदद करती है। ये बात दिमाग में बिठा लो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया एसिडिटी क्यों होती है? भैया वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग यार हमारे ब्रेन का प्रोसेस है। वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, मतलब गैप्स बनने लग जाते हैं, और ब्रेन का प्रोसेस का मतलब हमारा मेड्यूला होता है ब्रेन का पार्ट, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, कान के पीछे की तरफ, तो मेड्यूला संभालता है वॉमिटिंग में। वॉमिटिंग के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भैया एसिडिटी क्यों होती है? तो सिंपल सा रीजन है इसका, एसिडिटी होती है ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग का मतलब क्या होता है कि देखो यार, खाना सिंपल सा लॉजिक है, हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, मतलब हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। अब जब स्टमक में HCl है तो HCl क्या करता है, ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, ठीक है। मतलब स्टमक में जब तक HCl है तो उससे बचाने के लिए हमारे पास क्या है, उससे बचाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा म्यूकस है, ठीक है। म्यूकस उससे दीवार से कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता, और हमारे स्टमक को कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ज्यादा खाना खाने की वजह से होता क्या है कि हमारा जो स्टमक की जो जगह है वो सारी तो खाने ने घेर ली, अब एसिड को तो जगह ही नहीं मिल रही, तो एसिड क्या करने लग जाता है, ऊपर उठने लग जाता है, और जैसे ऊपर उठने लग जाता है तो यहाँ पर फूड पाइप के पास आ जाता है एसिड, और फूड पाइप के पास नहीं है, मतलब फूड पाइप के पास नहीं है, क्या नाम है उसका, म्यूकस उसको बचाने के लिए। इसीलिए क्या होता है वहां पे क्या होने लग जाता है, ब्रेकडाउन, मतलब वहां पे जलन मचने लग जाती है, और जलन को ही क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, मतलब इरिटेशन पैदा होती है उस एसिड की वजह से, और उस इरिटेशन को ही क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ भैया हाँ ठीक है यार, ये दो बंदों की शक्ल दिख रही है मुझे, इन दोनों की वीडियो एकदम पॉज हो गई है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम्हें आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, सुनना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि भैया एसिडिटी किस वजह से होती है। तो एसिडिटी होती है एक ओवर ईटिंग की वजह से, ठीक है, म्यूट कर लो। और एसिडिटी होती है ओवर ईटिंग की वजह से, म्यूट कर ले मेरे भाई, ठीक है। तो ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में सारी जगह घेर लेता है और वो ऊपर उठने लग जाता है, खत्म। इसके बाद सुनना आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चन दो तरीके से बनाकर आता है, सुनना जरा ध्यान से। ये एक ही क्वेश्चन दो तरीके से बनकर आता है, मैं वापस स्क्रीन पर आ जाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से कैसे बनकर आता है, इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सुनना। शायद मेरे नेटवर्क में दिक्कत है, ठीक है, सुनो, ठीक है। वैसे यार, वैसे ना आज क्या नाम है, ये क्या हो गया, कितना टाइम हो गया इसमें आ रहा था, 34 मिनट्स हो गए, लेकिन आज मेरे पास 10 मिनट वाला मैसेज नहीं आया, तो शायद ये 40 मिनट से एक्सटेंड होने लग गई है आजकल वीडियो, ठीक है। अगर कट जाएगा 40 मिनट से, मतलब 40 मिनट्स पे, तो हम दोबारा कर लेंगे, लेकिन वरना कंटिन्यू रखेंगे इसको, ठीक है ना। अब होता क्या है, होता ही है, म्यूट कर लो यार बरोलिया, अरे भैया म्यूट नहीं कर सबको सकती म्यूट है कर दो ना आप ही। भाई। मैं कितनी बार करूँ म्यूट भाई, मैं म्यूट पे ही हाथ रखूंगा, एक बार समझाऊं ना, ठीक है। सुनो इधर ध्यान से। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से बनाकर आता है, मैं दोनों क्वेश्चंस बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें 10 बार बता चुका हूँ कि हम ये नहीं पढ़ रहे कि भैया हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम में क्या आएगा। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि हम ये पढ़ रहे हैं कि एग्जाम वाला क्या बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, वो दो तरीके से कैसे बनाता है, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है, why herbivores have larger small intestine as compared to carnivorous, मतलब क्या है,
मतलब ये कि जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो प्लांट्स पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, जो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो ज्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस के। मतलब कि अगर कोई मीट खाने वाला जानवर है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर है, ठीक है, टाइगर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो छोटी होगी, मतलब लंबाई में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो छोटी होगी एज कम्पेयर टू काऊ के। काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या बना देता है वो, व्हाई इज इट इजियर टू डाइजेस्ट मीट एज कम्पेयर टू फूड प्रोडक्ट। मतलब मीट को पचाना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू प्लांट के प्रोडक्ट्स को पचाना। क्यों, ऐसा क्यों होता है? दिमाग में बैठा लो, मैंने क्या क्वेश्चन बोला। पहला क्वेश्चन था कि कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी क्यों होती है और हर्बीवोरस की बड़ी क्यों होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो मीट पचाना जो होता है वो आसान होता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। मीट पचाना आसान होता है एज कंपेयर टू प्लांट प्रोडक्ट्स को पचाना मतलब डाइजेस्ट करना। समझा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका सिंपल सा आंसर है, दिमाग लगाओ। देखो पहले वाले का आंसर देता हूँ। पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, आंसर बिल्कुल सेम है। सुनना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी क्यों होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है। हर्बीवोरस क्या खाते होंगे, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते होंगे, ठीक है। और कार्निवोरस क्या खाते होंगे, मीट खाते होंगे। अब जो प्लांट प्रोडक्ट बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लांट से बने होंगे। और अगर प्लांट से बने हुए हैं तो प्लांट का हर एक चीज किससे बना होगा, प्लांट सेल से बना होगा। दिमाग में बैठाओ इसको, प्लांट की हर एक चीज किससे बनी होगी, प्लांट सेल से बनी होगी। और अगर हर एक चीज प्लांट सेल से बनी हुई है, ठीक है, तो प्लांट सेल के पास, तुम्हें याद होगा 9th क्लास में कि उसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसका नाम है सेल वॉल। और सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। मैं भी सब कुछ लिख के दिखा दूंगा। सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर सेल्यूलोज को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए क्या नाम है, जो हर्बीवोरस है वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा। और ज्यादा टाइम लेने के लिए भगवान ने क्या करा, उनको लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन दे दी कि ये ले स्मॉल इंटेस्टाइन तेरी लंबी कर दी, जितना मर्जी देर तक पचाते रहे, लेकिन खाना पूरा पचा आराम से। लेकिन कार्निवोरस को दूसरी तरफ क्या करता है, कुछ खाना नहीं पचाना ज्यादा देर तक, क्योंकि वो एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स बने होंगे एनिमल सेल से, और एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। और अगर एनिमल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती तो उसका सिंपल सा लॉजिक आ गया ना भाई, कि उनको ज्यादा पचाने का टाइम जरूरत है नहीं, और जब ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर दी, कॉम्पैक्ट कर दी और छोटी कर दी। समझा मैंने क्या? सेम चीज रिलेट कर सकते हो कि मीट को पचाना आसान क्यों होता है, तो सिंपल सा लॉजिक, मीट बना होगा एनिमल सेल से, एनिमल सेल के पास कोई वो नहीं है, सेल वॉल नहीं है, और इसीलिए हम आराम से उसको पचा सकते हैं, ठीक है। हम का मतलब जो नॉनवेज वाले, ठीक है। और क्या नाम है, जो क्या नाम है हर्बीवोरस है, उसके साथ क्या होगा, और सॉरी प्लांट प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट के बना हुआ प्लांट सेल से, प्लांट सेल के पास होगी सेल वॉल, और सेल वॉल को पचाना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो सेलुलोज से बनी होती है। इसीलिए प्लांट प्रोडक्ट को पचाने में टाइम लगता है और मीट को पचाने में ज्यादा जल्दी हो जाता है वो काम। ये बात याद रखना। अभी मत बोलना हम तो कुक करके खाते हैं सब कुछ, तो कुक करने से सब कुछ सेम हो गया, लेकिन हम पहले से स्टार्टिंग से काम करते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू डिस्पैरिटी होती है। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ, चलो, ताकि तुम्हें सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। सुनना, तो मैंने क्या क्वेश्चन बताया उसका बता देता हूँ मैं। तो जो सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल सिर्फ किसके पास होती है, प्लांट्स के पास होती है, ये भी याद रखना। प्लांट्स के पास होती है सिर्फ सेल वॉल, और वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। याद रखना, सेल्यूलोज इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। सेल्यूलोज बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, इसीलिए इसको पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझना है मैंने क्या बोला? अच्छा एक चीज और है, मैंने तुम्हें बताया था कि जब माउथ में खाना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को? माउथ में हमने पूरा च्यू कर लिया है, इसका सलाइवा पूरा मिक्स हो चुका है, और उसके बाद हम निगलने ही वाले हैं, मतलब स्वेलो करने ही वाले हैं, तब उसका मैंने एक नाम बताया था। पता है किसी को क्या नाम था उसका? बी भी लिख दिया मैंने, बी से था। किसी को याद नहीं है? बक्कल कैविटी। अबे बोलस था नलायको। चैट में कौन डाल रही है क्या है भैया? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी या छोटी? अबे ह्यूमंस कार्निवोरस में आते हैं, वैसे हम ओमनिवोरस में आते हैं, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरह से तुम लगा सकते हो कि मीडियम होगी, लेकिन छोटी होगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि हम कुक करके खाने लग गए। अगर हम कई साल पहले की बात कर रहे होते तो कई साल पहले के अकॉर्डिंग हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन अभी हम वो बात नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, तो हमारी एक तरह से लगा लो छोटी ही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा माउथ में जब खाना होता था हमने उसका नाम क्या रखा था, बोलस रखा था। सेकंड सुनो, जब खाना स्टमक में होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब खाना माउथ में होता है, ये तुम्हें याद नहीं रखने नाम, अगर नाम याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाना अगर माउथ में है तो उसका नाम है बोलस, अगर खाना स्टमक में है तो उसका नाम रखते हैं हम
स्टमक में तो उसके साथ क्या क्या मिक्स हो चुका होगा, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस मिक्स हो चुका होगा, तो उस टाइम उसको नाम बोलते हैं हम काइम, ठीक है। और जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिक्स हो चुका होता है, उसके अंदर लीवर से बाइल जूस हो चुका होता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मिक्स हो चुका होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, तब उसका नाम रखा जाता है काइल, ठीक है। तो बोलस, काइम और काइल, ये 3 नाम है, ये दिमाग में बैठा लो। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब वापिस आओ, ठीक है। अब सुनना, ठीक। अच्छा, पहली बात ये कि आज से विकास भैया की क्लास है, जिसको विकास भैया की क्लास लेनी है, मैंने तुम्हें नंबर सेंड कर ही दिया था, विकास भैया से बात कर लेना, ठीक है। आज उनकी पहली क्लास है, शायद 4 बजे से, शायद जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 4 बजे से। मैं तुम्हें मैसेज भी भेज देता हूँ एक भैया का, ठीक है। अच्छा ठीक है, और बाकी संजय भैया की क्लास चलती है। संजय भैया से मैंने बोला हुआ है कि वो मतलब वो भी कर देगा तुम्हारी लाइव क्लास के लिए, ठीक है। क्या वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सुनो, मैं कह रहा हूँ कौन से सब्जेक्ट की देंगे विकास भैया की क्लास? अबे विकास भैया क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं भाई। जो संजय भैया के पास पढ़ते हैं वो अलग है, उनकी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे कई ने मेरे को बोला होता कि विकास भैया का मेरे को बेस्ट टाइम बता देना, जब फुलारा ने बोला होता, एक 2 बच्चों ने बोला होता, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। विकास संजय भैया भी मतलब 1-2 दिन में शायद लाइव क्लास देना चालू कर दे, तुम्हें उससे भी समझ आने लगेगा, ठीक है। तो देख लेना, मैंने तुम्हें मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है, और मैं ये पूरा वाला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 11-12 का भी है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, ठीक है, तो देख लेना, ये टेलीग्राम पे भी भेज देना, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, वैसे 40 मिनट्स वाली लिमिट हट गई है यार, मैंने देखा अभी ना, 42 मिनट्स हो गए। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। अगर प्लीज किसी को कुछ पूछना है, देखो बाय 42-24 सेकंड, मतलब मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट से देख लो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शायद एनसीईआरटी मुझे मिल जाए तो, ठीक है। तो तुम वो देख लो, अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी पूछना है तो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी वैसे तो, ठीक है। क्या पूछना है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, पूछना है कुछ? पढ़े आगे। भैया बाइल डक्ट क्या होती है? बाइल डक्ट का मतलब बाइल जूस जहाँ से आ रहा है, डक्ट का मतलब पाइप, तो बाइल जूस जहाँ से होते हुए आ रहा है उस पाइप का नाम है बाइल डक्ट। ये रहा तुम्हारा पूरा यहाँ पर, खैर यहाँ पे तुम्हें ज्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं, यहाँ पर है तुम्हारा ये पूरा, ठीक है। अच्छा, मैंने एमल्सिफाइड सॉल्यूशन एक वर्ड बताया था तुम लोगों को, सॉरी, ठीक है। एमल्सिफाइड सॉल्यूशन का मतलब जो होता है ना, वो क्या नाम है, एमल्सिफाइड सॉल्यूशन मतलब होता है झाग जैसा सॉल्यूशन, ठीक है। वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा होगा, ठीक है। चैप्टर 4 का मतलब क्या, कार्बोनेटेड कंपाउंड, वहाँ पे हम सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ने हैं हमको, तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन खैर अभी उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको देख लो, मैंने पूरा समझा दिया है, इससे एक्स्ट्रा ही बताया है। कुछ भी पूछना है तो फटाफट से पूछो, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। करें रेस्पिरेशन स्टार्ट? रेस्पिरेशन कर दो भैया। हाँ भैया, रेस्पिरेशन करो। ठीक है, सुनना, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वापस आओ स्क्रीन पर, सुनो। अच्छा पहले मुझे बताओ, मेरे को पहले वैसे स्क्रीन करने दो। पहले डाइजेशन किसका क्लियर हो गया, डाइजेशन किसको समझ में आ गया सही से, फटाफट से बताओ। हैंड रेस का ऑप्शन आता है, उसके अंदर हैंड रेस वाला ऑप्शन करो फटाफट। सत्यम, शिवम, विक्की, तन्मय, नेगी, गोरा, मोन्टू सचदेवा, सचिन, मीनाक्षी, भूमिका, शिवम, और कौन है, सुशांत, करोलिया, सेजल, हिमांशु नेगी, दीक्षा, फुलारा, भूमिका, और कौन है, पंत, ऋषभ। बस, किसने हाथ खड़ा नहीं करा? नेहा ने नहीं करा। नेहा समझ नहीं आया? सृष्टि, नेहा, सृष्टि, विवेक तो खैर चलो आज पहली क्लास है विवेक की, हाँ अब हो रहे हैं हाथ खड़े सृष्टि के, ठीक है चलो अच्छी बात है, ठीक है। अब सुनना, अच्छा अब जिसने पहले मतलब अब जैसे कि मान लो किसी को थोड़ा बहुत ही मिस किया होगा, तो अब तुम्हें समझ में आने लगेगा। अब नया टॉपिक है थोड़ा रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो पीछे का लिंक है वो मैं भी बता देता हूँ तुम लोगों को, बस तुम्हें ध्यान से समझना उस चीज को, ठीक है। सुनना, दोबारा पिन कर देता हूँ, ठीक। देखो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भैया। अभी आएगी, अब आ रही है ना, ठीक है। सचिन जोशी, ठीक है, हाथ खड़ा पूरा, ठीक है। चलो देखो यार, सुनना जरा ध्यान से, हम किस पे थे? हम बात कर रहे थे क्या नाम है, रेस्पिरेशन की। अब दिमाग लगाना, मैं दोबारा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। सुनो, प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट से खाना बनाने का प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। प्लांट से बोला गया कि तुम्हें खाना बनाना है, तुम किस तरीके से बनाओगे, उन्होंने बोला फोटोसिंथेसिस है। उनको रॉ मटेरियल दिया गया, उनको स्टेप्स दिए गए, उन्होंने खाना बनाकर तैयार कर दिया, ठीक है।
उन्होंने खाना बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर करा स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है भैया, स्टोर करा स्टार्च के फॉर्म में, उन्होंने हमको दिया स्टार्च के फॉर्म में। हमने बोला ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में जब उन्होंने हमको खाना दिया तो हमने बोला अगर तू यार ग्लूकोज के फॉर्म में दे देता तो हमें डाइजेशन नहीं पढ़ना पड़ता और ना ही डाइजेशन करना पड़ता। उसने बोला मेरी गलती थोड़ी है, ये अपना अपना भुगत। हमने बोला ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्च को तोड़ा, स्टार्च प्रोटीन जो भी बड़े मॉलिक्यूल उनको तोड़ा और उनको तोड़ने के बाद क्या करा, इसको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया। अब उस स्मॉल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके विलाई ने एब्जॉर्ब करा और विलाई ने एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचा दिया, हर सेल के पास पहुंचा दिया। हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? लाखों करोड़ों अनगिनत सेल है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे सेल है, ठीक है भैया। अगर बहुत सारे सेल है तो हर सेल के पास न्यूट्रिशन पहुंच गया, वो जो चीजें निकली विलाई ने एब्जॉर्ब करी थी, ब्लड के थ्रू पहुंचाई थी, वो हर सेल के पास पहुंच गया। अब हर सेल के पास क्या था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि बड़ी चीजें क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि बड़ी चीज का साइज बड़ा होता है, वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, लेकिन अब वो छोटा हो गया साइज डाइजेशन प्रोसेस की वजह से, अब वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। अब सेल के अंदर एंटर तो कर गई भैया, उसमें से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? अब उसमें से एनर्जी निकालने के प्रोसेस का नाम ही क्या है? रेस्पिरेशन है। तो याद रखना, पहले खाना टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में पूरी बॉडी के पास पहुंचा दिया गया डाइजेशन प्रोसेस में। अब डाइजेशन प्रोसेस में जब पहुंच गया तो उसके बाद हर सेल के पास क्या है, उनको एनर्जी मॉलिक्यूल मिल चुका है। हम जिस एनर्जी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, याद रखना। इसका मतलब ये मान लो कि हर सेल के पास ग्लूकोज पहुंच चुका है। अब ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? अब इस प्रोसेस का नाम है क्या? रेस्पिरेशन। पक्का समझ आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब याद रखना, रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। मैं पहली क्लास में बता चुका था, अब दोबारा बता रहा हूँ, सुनना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज। मतलब ये कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम क्या, ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल, मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन हमने जो सांस ली उसकी वजह से जो गैस अंदर गई, मेनली ऑक्सीजन, ठीक है, अंदर जो गैसेस गई उनमें से मेनली ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हुए, क्या क्या प्रोसेसेस हुए और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुई, उस चीज को बोलता है रेस्पिरेशन। उस चीज को बोला जाता है रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये कि अच्छा भैया अब ये बताओ कि हमने जो खाना खाया उसमें से एनर्जी निकालने के लिए हमें गैस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही। हमने जो खाना खाया है उस वो ग्लूकोज पहुंच गया सेल के पास, उस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए हमें गैस की जरूरत पड़ेगी। तो गैस कैसे आएगी वो अगला टॉपिक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मान लो गैस आ चुकी है सेल के पास, तो सेल के पास खाना भी आ चुका है। वैसे एनसीईआरटी में उल्टा दिया था मेरे हिसाब से, पहले चीज वो वाला टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, तो एनसीईआरटी में दिया, उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद पहुंच चुकी है वो चीज, अब उसमें से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? अब ये बताओ। चलो हम स्टार्ट करें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल है उसमें से खाने की एनर्जी कैसे निकाली जाए। नया मैंने क्या बोला, अब सुनना जरा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। सुनो, पहले मैं बता देता हूँ चीजें रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। देखना, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? केमिकल प्रोसेस। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा इसमें भी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है, और लिखना नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। सुनना, ये केमिकल प्रोसेस है। अब इसकी डेफिनेशन अगर बात की जाए तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो कैसे करेंगे? सुनना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एनर्जी is known as respiration। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कोई भी हमने जो फूड मॉलिक्यूल खाया है उसमें से अगर एनर्जी निकालनी है हमको, और अगर एनर्जी निकल कर आ रही है तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा? उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। दिमाग में बैठा लो इस चीज को, समझा है मैंने क्या बोला? सुनने जरा ध्यान से आगे, ठीक है भैया। अब भैया ये निकलते कैसे हैं, इसमें से एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? तो देखो यार, सिंपल, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है? मेनली हमको 3 तरह के रेस्पिरेशन पढ़ना है, लेकिन हमारे पास मेनली 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन के बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। समझाया मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये कि एक ग्लूकोज का, अच्छा चलो मैं तुम्हें स्टेप बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। हुआ ये कि हमने डाइजेशन प्रोसेस करा, डाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ, खाना टूट कर आया और टूट कर ग्लूकोज उसमें से निकला। ग्लूकोज विलाई ने एब्जॉर्ब करा, विलाई ने ब्लड को दे दिया और ब्लड ने पूरी बॉडी के हर सेल को पहुंचा दिया। हर सेल के पास वो ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज बाहर बैठा हुआ था। ग्लूकोज ने बोला कि मैं अंदर एंट्री ले सकता हूँ क्या? तो ग्लूकोज का साइज छोटा था, तो सेल ने बोला हाँ तो अंदर एंट्री ले सकता है। ग्लूकोज अंदर एंटर करा और ग्लूकोज कहाँ पे बैठा हुआ है? अब ग्लूकोज अंदर सेल के बैठा हुआ है, और सेल के अंदर जो ये जगह है, ये बताना जरा, जो तुम्हें व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, किस, क्या नाम होता है इस जगह का? क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूल। वैक्यूल। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
हाँ साइटोप्लाज्म उसे पढ़ेंगे अगली बार से अपना ज्यादा दिमाग लगाया तो, ठीक है। कुछ नहीं पता तुम लोगों को, 9th क्लास में तुमने कुछ नहीं पढ़ा है कहीं पे भी, है ना, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक खाली पैकेट होता है, उसको कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरा ये रूम है, ठीक है, ये रूम पूरा एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर मैं अगर पानी भर दूं तो वो जो सारी चीजें जो इसके अंदर रखी हुई है वो पानी के अंदर फ्लोट होने लगेगी, तो वो सारा जो पानी है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। वैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरी बोतल है, ठीक है, ये बोतल एक साइड, इसके अंदर जगह है, ठीक है, लेकिन ये पानी के अंदर तैरने लगेगी, ठीक है, तो वो जो जिसके अंदर तैर रही है वो साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर जो जगह है उसको तुम वैक्यूल कह सकते हो। वैसे ही अलग अलग तरह के ऑर्गेनेली होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चेयर है, ये एक ऑर्गेनेली होगा, ठीक है, वैसे टेबल है, एक ऑर्गेनेली होगा, ठीक है, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनेलीज होंगे, लेकिन जो जिस चीज में वो फ्लोट कर रहे हैं उस चीज का नाम है लिक्विड और वो है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले वो ग्लूकोज अंदर एंटर करा है, वो किसके पास पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के पास पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। इसका मतलब ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के पास आ गया, अब यहाँ से इसके टूटने का चालू होगा प्रोसेस। मैंने बोला हाँ। ऑक्सीजन, अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे, मतलब जब ऑक्सीजन होगा तब एनर्जी निकालेंगे, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब उसमें से एनर्जी निकालेंगे। मतलब भैया, मतलब ये कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उस ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालने के लिए, अच्छा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की एनर्जी निकालने के लिए, उल्टा अगर उनको ऑक्सीजन मिल गया तो वो काम ही नहीं करेंगे, उल्टा मर जाएंगे। अच्छा भैया, इसका मतलब ये एनर्जी पाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, या तो ऑक्सीजन चाहिए या तो नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है वो अलग है, जिनके भी हम बात करेंगे। ऑक्सीजन ना चाहने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म वो भी अलग है, जिनकी हम बात करेंगे। सुनना, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालने के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। और उस तरीके के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिमाग में बिठा लो ये दो नाम। और जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। द ऑर्गेनिज्म, दोबारा सुनो, द ऑर्गेनिज्म which requires oxygen, the organism which require oxygen for the breakdown of glucose, the organism which require oxygen for the breakdown of glucose are known as aerobic organisms, or that process is known as aerobic respiration. And the organism which do not require oxygen at all इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो डेथ हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो ऑक्सीजन एट ऑल, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड द रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो? समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब भैया ये बताओ, अभी ये तो समझ में आ गया, अब तुम्हें दो नाम समझ में आ गए होंगे, वो क्या क्या है? एक है एरोबिक नाम और एक है अनएरोबिक नाम। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, सॉरी, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं, और सॉरी एरोबिक थे, और अनएरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करते, उल्टा वो डेथ हो जाएगी उनकी। तो भैया हमको अलग अलग पढ़ना है ये, बिल्कुल सर, हमें ये अलग अलग पढ़ना है, लेकिन हमें तीन चीजें पढ़नी है। जैसे मैंने अभी दो चीजें बताई ना, एरोबिक और अनएरोबिक, हमें टोटल तीन चीजें पढ़नी है। क्या? वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सुनना, हमें तोड़ना क्या चीज है? हमें तोड़नी है ग्लूकोज। हाँ भैया ये बात तो सही है कि अभी अभी विलाई ने ग्लूकोज एब्जॉर्ब करी थी और विलाई ने ग्लूकोज पहुंचाई है हमारे पास, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बताना भैया क्या होता है? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है H6C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6, ठीक है, मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। ये केमिकल फॉर्मूला, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे को कुछ बच्चे दिख रहे हैं लेकिन वो लिख रहे हैं और लिखना नहीं है, तो जिन्होंने हाइड किया हुआ है अच्छी बात है, लेकिन लिखना तुम्हें भी नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लो, लिखना कुछ भी नहीं है। ये जैसे लास्ट क्लास में कौन था वो, क्या नाम उसका, दीक्षा, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी मत लिखो यार, ठीक है, तुम्हें सिर्फ समझना है, ठीक है। सुनो, यहाँ पे सुनना, C6H12O6। अच्छा ठीक है भैया, अब बताओ मुझे, अब देखना यार, हमारे पास दो तरह के रेस्पिरेशन है। एक तरह का रेस्पिरेशन क्या है? एक तरह का रेस्पिरेशन है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने अभी भी क्या बताया? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब काम चलता है। भैया दूसरा क्या था? अरे अभी तो बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा हाँ, एरोबिक कौन सा था? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चलता है, ठीक है सर, आया समझ में। भैया आप तीसरे की भी बात कर रहे थे, तीसरे की बात चलो बाद में करेंगे, अभी ये दोनों समझते हैं।
ठीक है भैया, सुनना जरा ध्यान से। एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, काम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा सर? ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेल के अंदर कौन एंटर कराता है? ग्लूकोज एंटर कराता है ना। तो ग्लूकोज अगर एंटर कर रहा है तो ग्लूकोज से काम चलेगा। ठीक है भैया, ये काम कहाँ पर चलेगा भैया जरा बताना मुझे। अरे भाई भूल गया क्या? अभी ग्लूकोज कहाँ पर एंटर करा था? चलो मैं इधर बना देता हूँ। ये था हमारा सेल, ये था न्यूक्लियस, यहाँ पर अंदर एंटर करा था, तो ग्लूकोज यहाँ पर एंटर करा था C6H12O6। ठीक है, तो कौन सी जगह है? साइटोप्लाज्म। तो ये यहाँ का काम किस में चलेगा? साइटोप्लाज्म में चलेगा। अच्छा भैया ठीक है ठीक है, ये सारा काम इसका मतलब साइटोप्लाज्म में चल रहा है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका काम भी कहाँ पे चलेगा? इन साइटोप्लाज्म में चलेगा। अच्छा ठीक है भैया, सुनो आगे। भैया ये टूटता किसके अंदर है? अरे बताने तो दे, जल्दीबाजी किस बात की है। सुनो, सबसे पहले आए दो तरह के ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला भैया मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस से काम कर सकता हूँ। मैंने बोला तो एरोबिक वाली कैटेगरी में बैठ जा। उसने बोला भैया मुझे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए एनर्जी पाने के लिए। तो मैंने बोला तू अनएरोबिक वाली कैटेगरी में बैठ जा। तो उसने बोला कि भैया जो एरोबिक और अनएरोबिक में अंतर क्या है? मैंने कहा सुन, तुम दोनों के पास ग्लूकोज है। उसने बोला हाँ हम दोनों को ग्लूकोज मिला है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, मिलता ग्लूकोज ही है। ठीक है भैया, मैंने बोला ग्लूकोज सबसे पहले अभी तुम्हारे पास ग्लूकोज कहाँ पर पड़ा हुआ है? उसने बोला भैया साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अच्छी बात है, अब दिमाग लगाना। ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में जब पड़ा होता है, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है तो वो किसके अंदर टूटता है? वो एक मॉलिक्यूल में टूटता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में टूटता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। एरोबिक वाला तभी चिल्ला बैठा भैया मेरे में किस में टूटेगा? मैंने बोला अरे तू चिंता मत कर, तेरे पास भी पायरुविक एसिड ही बनता है। तुम दोनों यहाँ तक बिल्कुल भी अलग नहीं हो। मतलब भैया, मतलब ये कि ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में जब तक वो साइटोप्लाज्म में। ठीक है भैया, अब इससे आगे का काम कहाँ पर चलता है भैया? तो इससे आगे का काम अब दिमाग ये लगाना। एसिड का नाम याद रखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब भाई जब कोई चीज ऐसी होती है ना जो याद नहीं करनी होती, वो मैं खुद अलग से बताता हूँ। क्या पढ़ रहा है तू इतने दिनों से भाई? बोलता नहीं हूँ मैं अलग से। जैसे अभी मैंने बोला स्काइम काइल वाला बताया तो मैंने बोला ना वो नहीं पढ़ना। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उस चीज को जो तुम्हें याद नहीं करनी है। ठीक है, मतलब जो हमारी आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स बताते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि भैया ने नहीं बताया था सर ने बताया ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो चीजें। और वैसे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें रिलेट होने लगेगी। चलो ठीक है। तो उसने बोला भैया पायरुविक एसिड किसमें मूव करता है आगे? तो मैंने बोला पायरुविक एसिड मूव करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक चीज ऑर्गेनेली के अंदर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें पता है ये ऐसे अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं बैठा दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये बात याद रखना। एक ही इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तुमने देखा भी अगर होगा, तुम्हें स्ट्रक्चर याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा और जैसे पायरुविक एसिड में टूटा, पायरुविक एसिड मूव कर जाता है सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब ये इससे आगे का काम कहाँ पर चलेगा? अच्छा भैया इसके आगे का काम अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर गया तो इसका मतलब इसके आगे का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलना चाहिए। बिल्कुल सर, इसके आगे का काम चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर? इन माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ यहाँ तक किसको समझ नहीं आया? प्लीज बताओ, समझ में आ गया होगा सबको? हाँ भैया। ठीक है, तो सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब है कि भैया चाहे अनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, चाहे एरोबिक हो चाहे अनाएरोबिक हो, दोनों ग्लूकोज से टूटते हैं पायरुविक एसिड में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। और पायरुविक एसिड में टूटने के बाद वो कहाँ पर मूव कर जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ बिल्कुल सही। अब इसके आगे का काम दोनों में बिल्कुल अलग है। पहले हम बात कर रहे हैं अनाएरोबिक वाले की। अच्छा, अनाएरोबिक वाले में ऐसा क्या होता है जिसके अंदर वो एनर्जी मॉलिक्यूल किस में टूटता है? तो याद रखना एनाएरोबिक वाले में किस चीज में टूटता है। सुनो देखो यार, एक चीज याद रखो। अच्छा कोई बताएगा मुझे ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? भैया 6 होते हैं। अभी तो बताया यहाँ पे, अभी तो बताया C6H12O6, अभी तो बताया। इसका मतलब 6 कार्बन है। तो इसका मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन का होता है। हाँ भैया ठीक है, समझ में आया। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? ये होता है 3 कार्बन का। मतलब भैया तो 6 कार्बन का था, तभी तो बोला भाई टूट रहा है, टूट कर छोटा ही तो होगा। स्टार्च 20-22 कार्बन का था, वो टूटा तो ग्लूकोज बना 6 कार्बन का। ग्लूकोज भी टूटेगा तो वो और छोटा बनेगा ना, तो पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड है 3 कार्बन का। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे? कोई बताएगा मुझे? 2।
बिल्कुल सही बात है। 3 2 6 होता है क्योंकि, लेकिन हम जो इसके आगे का काम समझ रहे हैं ना, याद रखना, हम एक पायरुविक एसिड के हिसाब से समझ रहे हैं, मतलब 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के हिसाब से समझ रहे हैं। तो सुनना, जैसी पायरुविक एसिड बनता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है, एंटर कर जाता है, वो किस चीज में टूटता है? वो 3 चीजों में टूटता है। याद रखना, कितनी चीजों में टूटता है? हाँ भाई, हाँ 3 चीजों में। तो नया मैंने क्या बोला, कौन कौन सी 3 चीजें? सबसे पहला है एक CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है इसका मतलब, बिल्कुल सही बात। दूसरा एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होता है? तो याद रखना, इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद नहीं करना। कब याद करना है? चैप्टर नंबर 4 सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में एक ये तो छोटा सा नाम है भाई, इतने बड़े बड़े जब नाम आएंगे ना, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कैसे याद कराऊंगा। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ ये याद रखना, इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये केमिकल फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। जब हम उस चैप्टर में पढ़ लेंगे ना, तब तुम इथेनॉल के जैसे नाम भी बनाने लगोगे, वो तुम क्या नाम है, केमिकल फॉर्मूले भी खुद ही बताने लगोगे, सब कुछ तुम खुद ही बताने लगोगे। लेकिन अभी के लिए हमने नहीं पढ़ा, तो हम स्ट्रेस भी नहीं ले रहे, ठीक है भैया। सुनो, तो जैसे पायरुविक एसिड टूटता है, CO2 में टूटता है, और CO2 में टूटने के बाद वो इथेनॉल में टूटता है, और एक और चीज में टूटता है जिसका नाम है पानी। नहीं, ये टूटता है एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है, एक सेकंड रुको, जिसका नाम है, ये सारा काम चल किस लिए रहा था? ये सारा काम चल रहा था भैया एनर्जी के लिए, और एनर्जी का नाम क्या है यहाँ पर? ATP। ATP इज एनर्जी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ATP के फुल फॉर्म बताएगा कोई मुझे जरा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल सही, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख दूंगा, जिसको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद हो जाएगी। सुनना जरा ध्यान से। और ATP क्या होता है मैं भी आगे जाके डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि भैया जब एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड टूटता है 3 चीजों में, CO2 में, एथेनॉल में, और किस में टूटता है? ATP में टूटता है। और एक सारा काम सिर्फ एक चीज के लिए चल रहा था, वो थी ATP, दैट इज एनर्जी। हर एक काम कौन क्यों करता है? एनर्जी के लिए करता है, ठीक है। मतलब हमारे पेरेंट्स क्यों अर्न करते हैं? हमारे लिए, मतलब एनर्जी के लिए, पैसे के लिए। मैं क्यों अर्न करता हूँ? मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ऑब्वियसली एनर्जी के लिए ना। तो सब मोह माया है भाई, ठीक है। इससे याद आया, तुम लोगों की फीस आने वाले, पूरा महीना हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्लूकोज की, मतलब एरोबिक एसिड, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन की। सुनो, एरोबिक एसिड में भी, अच्छा एक चीज दिमाग लगाओगे जरा, एक चीज सुनोगे जरा, देखना जरा इधर ध्यान से, इधर देखना। ये CO2 में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है? देखना जरा, बताना। 1। हाँ भैया, ये बात तो सही बोली आपने। अच्छा जरा देखना, इथेनॉल में कितने हैं भैया? 2 और 1 कितने हुए? 3। और ये 3 कार्बन ही तो थे। आया समझ में? अगर देखो, जिसको समझ नहीं आएगा छोड़ देना, यहाँ तक इनफ हो चुका है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनना, अगर ये ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते। हाँ भैया, अगर 3 मॉलिक्यूल से एक कार्बन और एक इथेनॉल बन रहा है, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनते? ये भी 2 बनते और ये भी 2 बनते, है कि नहीं? और ये हो जाता 2 2 जा 4, 4, और ये 2 हो जाते, तो टोटल कितने हो जाते? 6 हो जाते, और 6 तो कार्बन थे यहाँ पे ग्लूकोज के। जिसको समझ में नहीं आया वो छोड़ सकता है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया मैं उसको अलग से बता दूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ जरा, ठीक है। आप सुनना जरा ध्यान से। अब आते हैं हम वापस किस पे? अपने टॉपिक पे, दैट इज एरोबिक। तुमने बोला कि भैया एरोबिक में बताओ जरा। एरोबिक टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड का काम चला था माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किस में टूटता है? तो एक चीज और सुनो, एनारोबिक का एग्जांपल क्या है? एनारोबिक का एग्जांपल है सर, एक सेकंड लिख देता हूं मैं, ईस्ट। एरोबिक अनारोबिक का एग्जांपल है ईस्ट। अच्छा भैया, ये चलता कहां पर है? क्या हम देख सकते हैं? भाई इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। और अल्कोहल का मतलब क्या होता है? भाई बहुत बड़ी चीज, देखे थे ना अभी कैसे लाइनें लगी थी, ठीक है ना। तो ये वही है भाई, अल्कोहल। अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, अल्कोहल बनाने में ये तरीका यूज होता है भाई? अरे हमको तो पता ही नहीं था। बिल्कुल सही बात। तो अच्छा, अब तुम्हें मैं रिलेट भी करा देता हूँ। सुनना, होता क्या है कि बड़े बड़े कंटेनर लिए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर में हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हीट से या फिर ग्रेप्स से, इन सबसे अल्कोहल बनाई जाती है, वाइन वगैरह बनाई जाती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं? उन सबको डाल देते हैं इंग्रेडिएंट्स को, और उसमें ईस्ट डाल देते हैं और उसको सील कर देते हैं। सील किस लिए करते हैं? सील इसलिए करते हैं ताकि अंदर ऑक्सीजन ना जा सके। हाँ भैया, ये बात तो आपने सही बोली। अगर अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, और मैंने यही तो बताया, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। सुनना, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन, और तुमने ये भी सुना होगा कि जितनी पुरानी अल्कोहल होती है उतनी ज्यादा टेस्टी होती है,
टेस्ट मत करना, वो बहुत बेकार चीज होती है, लेकिन टेस्टी होती है वो, ठीक है। रीजन क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, वो जितनी पुरानी होगी उतना ज्यादा अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो चुका होगा और उतना ज्यादा इथेनॉल बन चुका होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा अल्कोहल बन चुका होगा, इसीलिए वो उतनी ज्यादा टेस्टी होती है। अब तुम्हें शायद रिलेट हो रहा होगा ये क्यों होता है, समझ आया मैंने क्या हो रहा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एरोबिक की। एरोबिक का एग्जांपल मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। एरोबिक का एग्जांपल है एनिमल्स और सबसे इंपॉर्टेंटली ह्यूमंस। अब हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल तो नहीं बनती है, तो भैया ये वाला स्टेप तो हमारी बॉडी के अंदर मैच नहीं करेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर इथेनॉल बनती, अल्कोहल बनती, तो क्या ही बात थी भैया, फिर तो हमारा मनी, फिर तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो सुनना जरा ध्यान, हमें का मतलब वही जो नशेड़ी घूम रहे हैं आजकल रोडों पे, ठीक है, सुनना। तो भैया हमारी बॉडी में क्या बनता है, तो सर हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है कि जो भैया आपने हमें क्यों बोला? अबे तेरे को ही बोला है, बुरा देखो किसको लगा है, सबको पता है। भैया मैंने नहीं बोला, आपने बोला हमें, मतलब उसमें तो आप भी आते हो ना। मेरे कान दर्द कर दिया तुमने क्या भैया, अब तो मेरी बेइज्जती अबे बात तो हो। हमें ही पता है इतना, वो मैटर नहीं किया, तुझे क्यों किया इतना। ठीक है ठीक है, तू क्यों बोला बीच में? तेरे से बोला मैंने कुछ? भाई तो हिमांशु भैया से बोली, तो हिमांशु मेरा नाम तो भी है, ठीक है। हिमांश, बस अरे बस 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 म्यूट हो गए हो तुम लोग, चुप रहो, ठीक है। सुनना, बाद में मुझसे लड़ाई कर लेना, ठीक है। अभी के लिए समझो, सुना जरा ध्यान से। तो भैया इसके अंदर क्या बनता है, तो देखो यार मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर दो कार्बन के मॉलिक्यूल और एक कार्बन का मॉलिक्यूल, 3 थे। यहाँ पर तीनों के तीनों मॉलिक्यूल CO2 के बनते हैं। किसके बनते हैं? यहाँ पे तीनों के तीनों मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? CO2 के बनते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब अच्छा भैया यहाँ पे इथेनॉल ना बनकर, इथेनॉल के जो 2 कार्बन थे वो CO2 बनाने में यूज हो गए, बिल्कुल सही बात है। और क्या बनता है यहाँ पर? एक और मॉलिक्यूल बनता है, डेट इज H2O। लेकिन ये सारा काम किस लिए चल रहा था? ये सारा काम चल रहा था सिर्फ एक चीज के लिए, डेट इज एनर्जी। और एनर्जी का मतलब क्या है? ATP। अभी किसको समझ में नहीं आया फटाफट से मुझे बताओ, अभी एक और स्टेप बचा है। अच्छा पहले मैं वो स्टेप खत्म कर देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल हुआ ये, किसी ने मुझसे बोला कि भैया एक चीज बताओ। मैंने बोला बता क्या हुआ? कहता भैया कभी कभी ऐसा भी तो होता है। चलो देखो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं, मतलब हमारी बॉडी में काम तब तक चलता है जब तक हमारी बॉडी में ये चलता है, क्या नाम है वो चलता है, क्या कहते हैं उसको, हमारी बॉडी के अंदर, मतलब क्या बोल रहा था मैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में काम तब तक चलता है जब तक हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन भैया कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऐसा कब होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल हम नाक बंद करके बैठ जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि तभी तभी हमारी डेथ होने लग जाती है, नहीं। या फिर भैया कभी कभी ये भी तो होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो तब क्या होता होगा हमारी बॉडी के अंदर? तब क्या हमारी बॉडी के अंदर इथेनॉल बनने लग जाता है। तो देखो यार सिंपल सा लॉजिक है, तुम ये पूछना चाहते हो कि ऑर्गेनिज्म वो एरोबिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा? तो वो क्या एनारोबिक रास्ता अपनाएगा? तो वो एनारोबिक रास्ता तो अपनाता है लेकिन अलग तरीके से। कैसे? दिमाग लगाना और सुनना जरा ध्यान से। यहाँ पर नाम आता है, यहाँ पर आता है मसल सेल्स का। मतलब ये काम किसके अंदर चलता है? ये काम चलता है मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। कैसे? आप समझना जरा ध्यान से इसको। ये काम चलता है मसल सेल्स के अंदर, और ये कब चलता है? तो याद रखना ये तब चलता है जब हम बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत देर से भाग रहा हूँ, जब मैं बहुत देर से भाग रहा हूँ तो हमारे बॉडी, या फिर मान लो मैं बहुत देर से एक्सरसाइज करता हूँ तो हमारे हाथों में क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल हम क्या नाम है पुशअप्स कर रहे हैं तो हमारे हाथों में पेन होने लग जाता है। तो ये पेन हो क्यों रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है, हमने क्या करा है, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के चक्कर में क्या करा है, हमारी बॉडी को वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करानी थी, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए ना, ATP चाहिए। तो हमारी बॉडी ATP बना रही थी, लेकिन हमने इतनी जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना चालू कर दिया कि हमारी बॉडी ATP बना ही नहीं पाई। रीजन? क्योंकि उसको उतनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। और अगर जैसे तुम भागते भी हो तो हम सांस लेने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था सफिशिएंटली, जितना उसको चाहिए था। क्योंकि भागते समय ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा क्योंकि आप भाग रहे हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाती है। तो ऐसा कब क्या होता है? तो यहाँ पर भी क्या, कहाँ से काम चलता है? यहाँ पर भी काम चलता है ग्लूकोज से, क्योंकि मिलेगा तो ग्लूकोज ही ना, ठीक है भैया। अच्छा, ग्लूकोज के बाद काम कहाँ पे चलता है? ग्लूकोज के बाद भी काम सेम साइटोप्लाज्म में चलता है, इन साइटोप्लाज्म। और वो किस में टूटता है भैया? वो सेम पायरुविक एसिड में टूटता है। तो इसका मतलब भैया यहाँ तक के काम सब में सेम है, इससे आगे का भी काम बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यहाँ से आगे का काम कहाँ पे चलता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भैया। इसका मतलब यहाँ तक का काम सेम है। तो इसमें क्या बनता है? तो इसमें भी भैया अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी नहीं था और ऑक्सीजन इसमें भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे भी अल्कोहल बनने लगेगी? तो यहाँ पे अल्कोहल ना बनकर यहाँ पे एक अलग मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है लैक्टिक एसिड। लेकिन ये मॉलिक्यूल भी
सिर्फ एक रीजन से आया क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते तो हमारी क्या डेथ होने लग जाती है, नहीं भाई मैं मरने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं। तो वहां पर उस टाइम भी हमें एनर्जी दी जा रही है, डेट इज एटीपी। वो बात अलग है कि एटीपी थोड़ी कम निकल रही होगी या फिर कैसे निकल रही होगी, लेकिन वहां पर भी एटीपी बनती है, समझ आया मैंने कहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है हमें, लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड क्या करता है भैया, ये बताओ तो सुनना। यार तुमने ध्यान दिया होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा पहले बात ये बताओ सबको समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है ना, चलो मैं बाद में पूछ लूंगा, हाँ भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनना, तो हमारी बॉडी क्या बनती है, हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है। अब होता क्या है, सुनना, लैक्टिक एसिड का काम क्या है, देखो यार तुमने ध्यान दिया होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है, एक्सरसाइज करते समय एक काम ये होता है कि हम जब एक्सरसाइज करने लग जाते हैं हमारी बॉडी में पेन होने लग जाता है। हाँ भैया होता तो है, मान लो हम भाग रहे हैं तो पैरों में पेन होने लग जाता है, हम मान लो पुशअप्स कर रहे हैं तो हाथों में पेन होने लग जाता है, या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में उस पार्ट पेन होने लग जाता है। ये पेन किस वजह से हो रहा है, तो सर ये पेन एक और सिर्फ एक चीज की वजह से हो रहा है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से पेन होता है, और यही हमको बताता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब रहने दे, अब तेरे बस की नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अब अगर तूने ज्यादा कुछ करा तो पेन ज्यादा होगा और तू संभाल नहीं पाएगा। मैंने बोला अच्छा बात ये है कि अब जब हमें ज्यादा पेन होता है तो हमारा पेन कौन पैदा करता है, लैक्टिक एसिड पैदा करता है। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग गए हो तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, मसल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। मसल सेल्स के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, इनफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा तो वो एनारोबिक की जगह पर मसल सेल वाला पाथवे अपना लेती है, और जब ये वाला पाथवे अपनाती है तो वो प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड ही हमें पेन पैदा करता है। पेन पैदा करने को इंग्लिश में एक टर्म दिया गया है, या फिर साइंटिफिक टर्म में एक टर्म दिया गया है, क्रैम्प्स पैदा होना, CRAMPS। क्रैम्प्स का मतलब होता है पेन, पेन पैदा होना। तो लैक्टिक एसिड ही बताता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब तू ज्यादा हीरो मत बन, फटाफट से एक्सरसाइज बंद कर दे क्योंकि अब पेन ज्यादा बढ़ रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो इन क्रैम्प्स की वजह से हाथों में पेन होने जाता है, और ये सब या फिर जब जो जिस भी बॉडी पार्ट से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पर पेन होने जाता है, लैक्टिक एसिड हमें बताते हैं। ये था पूरा टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन का। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ लो, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज तुम्हें ये और समझ में आ गई होगी कि इतना स्टेप, इतना पार्ट, एक सेकंड रुक जाओ यार बस। एक चीज तुम्हें ये समझ में आ गई होगी कि जो इतना पार्ट है ना, ये सब में मतलब ये ऑलमोस्ट कॉमन है, ठीक है। इतना पार्ट जो है, मान लो यहाँ तक हम लगा लेते हैं, यहाँ तक लगा लेते हैं, इतना पार्ट सब में कॉमन है। सब में कॉमन का मतलब ये सब में हो रहा है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब फटाफट से बताओ, और किस जो बोल रहा था पूछो मेरे से, बेटबॉल पूछा था शायद भैया। हाँ बोल सचिन। भैया एरोबिक समझा दो। अबे कौन है तेरे पीछे, समझा दो कौन बोल रहा है ये। ठीक है इधर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर काम चल रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, क्या नाम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चल रहा है, मैं क्या बोल रहा था यार, सॉरी सुनो, ग्लूकोज से काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ग्लूकोज से बना पाइरुवेट एसिड, ये सब में कॉमन है, साइटोप्लाज्म में चल रहा था। उसके बाद काम चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे मूव करते हैं तो वो बनाता है CO2 के मॉलिक्यूल। वो इथेनॉल नहीं बना सकता, तो वो इथेनॉल के भी जो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं वो भी CO2 में बनाते हैं। इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल आउट करते हैं CO2। तो ये CO2 आ कहाँ से रहा है, इसी रेस्पिरेशन से तो आ रहा है। हमारी बॉडी अपने आप कहाँ से बना रही है, इस CO2 से बना रही है। ग्लूकोज को यूज करती रहती है और CO2 बनाती रहती है, और CO2 हमारी बॉडी के लिए कुछ भी काम करनी है तो हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। CO2 किसके काम का है जरा बताना जरा मुझे, CO2 किसके काम का है? प्लांट के, प्लांट्स के काम का, हमने पढ़ा भी था। और ये निकल कर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ये जो ATP बनी है ये हमारे काम के होते हैं, हम इसको यूटिलाइज करते हैं आराम से, ऐसे करते हैं। बताओ इसको समझ नहीं आया, इसका मतलब होता है पेन। बढ़े आगे, अब बताओ मुझे, तेरी फोटो कैसे पिन हो रखी है भाई, ठीक है। सुनो अब बताओ मुझे, अब मैं एक बार वो कर लेता हूँ, मुझे बताओ आज का डाइजेशन और रेस्पिरेशन टॉपिक किसको खत्म समझ में आ गया। अच्छा मैं ATP के बारे में एक चीज बतानी है, फटाफट से मुझे बताओ किसको समझ में आ गया अभी तक का सारा टॉपिक। बोरा, सचिन, भैया आ गया सर। तन्मय, नेगी, भूमिका, सचिन, आ गया भैया। मान, सचिन, वरुण, नेगी, और बस जल्दी जल्दी विक्की और शिवम, मोन्टू, मतलब सचदेवा, तरुण, सेजल, नेगी, बस दिव्या, iPhone 11, पता नहीं कौन है iPhone 11, मुझे पता नहीं, बोरा, बेडवाल, पुलारा, सृष्टि, iPhone, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को और कुछ, किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछ लो, ठीक
ठीक है, बाकी जिसके हाथ खड़े नहीं हो रहे इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा हो सकता है ना। भैया मुझे तो आ गया। चलो ठीक है, हो रहा, चलो ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एटीपी बता रहा था, मैं तुम्हें एटीपी बता देता हूँ पहले, फिर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं हटा दूं ये। याद रखना जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हो, अभी भी तुम नहीं पूछ सकते, मतलब अब तो तुम ऑनलाइन हो तो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, ठीक है, तुम अभी भी डाउट नहीं पूछ सकते तो तुम चैट में डाल दो, ठीक है, तो तुम्हें हाथ भी रेज नहीं करना, अगर बोलना भी नहीं है तो तुम चैट में डाल दो, मैं चैट देख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम कहीं पे तो पूछो, लेकिन ये डाउट खत्म होना चाहिए, ठीक है, और अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम मुझे मतलब मैसेज कर सकते हो, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। चलो हम सुनो, एटीपी क्या होता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है भैया, अरे सिंपल सा मतलब पैसा है एनर्जी का। तुम दुकान पर जाते हो, ठीक है, दुकान से क्या करते हो, दुकान से तुम लेते हो कुछ सामान लेते हो और तुम उसको पैसे देते हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या हो सकता है, दूसरी तरफ हमारी बॉडी के साथ है, हमारी बॉडी को कुछ भी काम करना होता है तो हमारी बॉडी क्या देती है, हम उसको एटीपी देती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस बॉक्स से आवाज आ रही है, तो मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी ने जो खाना खाया होगा उसमें से जो एनर्जी निकली होगी उसमें से एटीपी निकाला होगा, उस एटीपी को बार बार उस वॉइस बॉक्स को देता है, ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल, ये ले एटीपी बोल। मान लो मेरा हाथ मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरी बॉडी क्या करती होगी, एटीपी भेज देगी, ये ले एटीपी मूव कर, ये ले एटीपी मूव कर, ठीक है। तुम्हारी तुम देख रहे हो, तुम्हारी आईज है, तो आईज में ये सारा काम चल रहा होगा, आईज को देखने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां पर भी एटीपी पहुंचाई जा रही है कि ले पढ़ आराम से, ठीक है, ब्रेन के पास पहुंचाई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एटीपी काम करती है, ठीक है। एटीपी का मतलब क्या है, जैसे हम दुकान से सामान खरीदते हैं पैसे देते हैं, वैसे हमारी बॉडी कुछ काम करती है तो उसके बदले एटीपी देती है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा एटीपी के अलावा कोई और मॉलिक्यूल भी होते हैं क्या भैया, देखो एटीपी के अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखना, ये तुम्हें याद नहीं रखना, समझ में क्या कह रहा हूँ। एटीपी के अलावा एडीपी होता है, ठीक है, एएमपी होता है, एनएडीपीएच होता है, ठीक है, एफएडीपीएच होता है, ठीक है, जीटीपी होता है, जीडीपी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, क्या हमें याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे एनएडीपीएच की और लंबी फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, तो बहुत लंबे लंबे नाम है, ठीक है, तो तुम्हें ये कुछ याद नहीं करना, ठीक है, लेकिन तुम्हें एटीपी जरूर याद करना है, ठीक है, सिर्फ एटीपी का नाम याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है वो, ठीक है, बस तुम्हें इतना याद करना है। अब फटाफट से मुझे बताओ अगर किसी को पूछना है तो कुछ, फिर हम क्लास खत्म कर रहे हैं, हम मिलेंगे हम परसों। प्लीज मिस मत करना, परसों में गैसेस एक्सचेंज पढ़ना है, ठीक है, इससे अगला टॉपिक। अगर एक चीज कर सकते हैं, अगर परसों ना मैं गैसेस एक्सचेंज पढ़ाऊंगा, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, ये मैं सब दिमाग लगा लेना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ काम करना है ना अगले 3-4 दिनों के अंदर, तो परसों कर लेना, क्योंकि उसके अगले दिन मुझे हर्ट पढ़ाना है, और जिसने हर्ट मिस कर दिया ना, मैं पहली बात उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, और दूसरी बात उसके घर पे आके उसको कूटूंगा, चाहे उसका घर कहीं पर भी होगा, चाहे किसी भी कोने में, चाहे तुम जैसे कई सारे जीटीवी में, चाहे नथू पर आकर, मैं उसको कूटूंगा अलग से, बात याद रखना। मेरे को वो टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक 2-3 क्लास लेगा और वो टॉपिक बहुत लंबा है। भैया अगर उसे कोरोना हो रखा होगा तो तब भी मारूंगा उसको, तब भी उसकी दवाइयां चुरा के भाग जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको भी कोरोना हो जाएगा ना। नहीं मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं चुप रहना, म्यूट कर दिया फिर भी बोल रहा है देखो ज्यादा समझ में आ गया निकाला। चलो ठीक है, आज की क्लास 1 घंटा 20 मिनट की हुई है, तो बहुत सही क्लास है आज की, ठीक है, तुम 80 मिनट्स की आज क्लास होगी, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, वरना हम क्लास फिनिश कर रहे हैं। भैया कर दो, नहीं पूछना डेली इतनी ले लिया करो ना क्लास। पूछना है भैया, अबे आज से हुआ है ना ये 40 मिनट्स ऊपर का, पहले नहीं होती थी 40 मिनट्स की। भैया पूछना है बोलना भैया, लॉकडाउन कब खत्म होगा?